सोमवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की, तो सबसे ज्यादा चर्चा उस समय जिसकी हुई वो था 6 लाख करोड़ की। उस रकम की हुई जिसे सरकार इस योजना के जरिए हासिल करने वाली है। अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या करने वाली है जिससे कि सरकार को इतनी भारी भरकम रकम मिलने वाली है? जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि इस प्रोग्राम से सरकार को 4 साल में यानी कि 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। केंद्र सरकार घाटे में चल रही है, सार्वजनिक कंपनियों को बेच रही थी, ये जानकारी आपके पास तो पहले से ही होगी। लेकिन सरकार अब अपनी कमाई के लिए बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे कि रेल, सड़क, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, स्टेडियम, बिजली, गोदाम को निजी क्षेत्रों के बड़े खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए देगी और उसके बदले में उनसे एक मोटा किराया वसूल करेगी। आम बोलचाल में आप इसे कह सकते हैं कि इन बड़े प्रोजेक्ट को सरकार किराए पर चढ़ाएगी। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में प्रोजेक्ट जिम्मेदारी केंद्र सरकार फिर अपने हाथों में ले लेगी। ये समय कितना लंबा होगा ये केंद्र और निजी कंपनियों के बीच समझौते पर तय करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब साल 2021-22 का बजट पेश करी थी तभी उन्होंने नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की चर्चा की थी। तब वित्त मंत्री ने कहा था कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च जुगाड़ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी संपत्तियों का मोनेटाइजेशन मुख्य जरिया होगा। आपको बता दें कि मोनेटाइजेशन का सीधा मतलब है मुद्रीकरण यानी कि पैसा कमाना, पैसा बनाना, यानी कि सरकार बड़ी परियोजनाओं का खर्च निकालने के लिए सरकारी संपत्तियों से पैसा कमाएगी। For getting through the monetization pipeline. So they're all de-risked assets, no doubt, and the value from the consideration and the private investment which will come into maintaining it, optimally utilizing it, putting it for a larger cost, all this will generate greater value and it will unlock resources for the economy, which is what we want. The economy needs more resources. The economy wants that kind of a liquidity, that kind of a value unlocking with which we can move forward. So we'll have to understand that this is a transition. You're bringing in greater innovative ways of private participation. अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि बीच में जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बेचे गए थे, रेलवे स्टेशन को बेचा गया था, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली थी। लेकिन अब एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बन चुका है 6 लाख करोड़ का बजट, जो सरकार चाहती है कि वो सरकारी संपत्तियों के जरिए कमाए। अब इस पर एक सवाल है जो सबके सामने खड़ा हो रहा है, वो ये कि क्या सरकारी कर्मचारियों से कार्य करा करके सरकारी कंपनियों को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता? क्योंकि जो प्रोसीजर है बहुत लार्ज अमाउंट में डिफरेंस आता है एक प्राइवेट सेक्टर में और एक गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के साथ चलता है और इसीलिए जो है एक शब्द का इस्तेमाल जो है सरकारी नौकरी वालों के लिए किया जाता है। लेकिन एक बार फिर ये प्रयास जो है कि प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दी जाएगी। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ क्योंकि मुद्दा काफी अहम है। सबसे पहले भाजपा के कैंडिडेट से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ राहुल आनंद जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, कुंवर सिंह जी जुड़े हैं कांग्रेस से। पहला सवाल अब मैं जो है कुंवर जी आपसे लूंगी क्योंकि खबर आपने सुन ली, खबर सुनने के बाद क्या कहेंगे? 6 लाख करोड़ की आमदनी सरकार करेगी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसको किराए पे चढ़ा करके। बिल्कुल, क्योंकि
एक अहम सवाल मैं कह रही हूँ ना, बार बार ये निकल करके आ रहा है, क्योंकि परियोजना से आपको 6 लाख करोड़ की आमदनी तो होगी इन 5 सालों में, लेकिन क्या फैसिलिटी जो है प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाएगी? क्योंकि जिन सेक्टर्स के हाथ पे आप ये देंगे, बड़े कारोबारी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, आपने जिस तरीके से का शब्द इस्तेमाल किया गया था कि बड़े खिलाड़ियों के हाथ में ये काम दिया जाएगा और वो इस काम को संभालेंगे। राहुल आनंद जी, आपसे मेरा पहला सवाल, क्या कहेंगे आप? परियोजना में आपने कहा कि 6 लाख करोड़ की आमदनी जो है हम कमाएंगे, लेकिन कुछ सवाल एक साथ खड़े हो गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर भी आपने यही जवाब दिया था कि हम बेहतर सुविधाओं के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा, इसलिए आपने ये फैसले लिए और नाराजगी का सामना आपको करना पड़ा था। और एक बार फिर से बड़ी परियोजनाएं जो हैं, आम जनमानस से जुड़ी परियोजनाएं जो हैं, उसको किराए पे चढ़ा करके इस आमदनी को एकत्रित किया जाएगा। देखिए काव्या जी, कभी भी किसी भी सफलता की अगर आप कल्पना करती हैं तो उस कल्पना को करने के लिए और उस चीज को पाने के लिए बहुत सारी चीजों का मशक्कत करना पड़ता है। और खास करके अगर आप आम आदमी की जीवन की ही बात कर लें, अगर हमारे पास घर है और वो घर करीब 4 मंजिला है और हम रहते 2 मंजिले में ही हैं, हमारा पूरा परिवार उसमें कंप्लीट हो जाता है, तो जो 2 मंजिला जो हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में बचा है, अगर उसको हम किराए पे देते हैं तो वो हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए सुविधाजनक साबित होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सरकारी संपत्ति को भी देखा जाए, इसमें जो सरकारी संपत्तियां जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में आज भी खड़ी हैं, आप एक एग्जांपल उठाकर देख लीजिए तो बहुत सारी रेलवे के गोडाउन है, बहुत सारे भारतीय खाद्य निगम के गोडाउन है जो एज यूजुअल पड़े हुए हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में है। अगर वो हम किराए पे चढ़ा देते हैं तो हमें तो उससे आय होगा ही, वो आय हम बेहतरी के लिए और समाज में और जो देश में जो विकास की जो बुनियादी रखी गई है वो पैसे से ही होती है। तो पैसा कमाने के लिए एसेट की आवश्यकता होती है, तो जब हमारे पास एसेट है तो हम इसकी उपयोगिता कर कर बेहतरी को बढ़ावा दे सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, और चाइना का, जापान का, अमेरिका का, मैं सबकी बात कर लेता हूं। ये सारे लोग आज से करीब 50-60 साल पहले अपने ट्रांसपोर्ट को बेच चुके हैं, तभी आज उतने बेहतर स्थिति में है। हमारा देश चूंकि विकासशील है और धीरे धीरे हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, और कभी भी किसी भी जजमेंट को या किसी भी फैसले को लेना होता है तो हमें उसे अच्छे और बुरे दोनों बातों को विचार कर कर लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को कि नीति आयोग के अधिकारियों ने उच्चतम गुणवत्ता के साथ इस चीज को निखारा है, जिसमें करीब तकरीबन 6 तरह के मंत्रालयों की उन्होंने चर्चा की है, जिसमें रेलवे, सड़क, बिजली, टेलीकॉम, कोयला, गैस, एयरपोर्ट और स्टेडियम। तो जो लोग जो पड़े हुए हैं, अगर उसका हम इस्तेमाल कर कर उससे पैसा कमा कर हम अपने देश को बेहतरी कर सकते हैं तो इसमें बुरा नहीं है। और इसकी चर्चा पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है। थोड़ी देर के लिए 2014 के पहले की जो सरकार थी उसकी ही बात कर ली जाए तो उनके शासनकाल में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को की गई थी और उस वक्त उन्होंने ही किया। राहुल आनंद जी, एक सवाल है, जिस तरीके से अभी आपने किराए का उदाहरण दिया कि अगर मकान का एक ऊपर का कमरा है वो खाली है तो व्यक्ति उसको किराए पे चढ़ा लेता है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, लेकिन नियंत्रण फिर उसका उस मकान मालिक का रहता है, जिसका वो घर है उसका नियंत्रण रहता है, किस तरीके का जो है व्यक्ति किराए पर रहेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये गाइडलाइंस जो होती है मकान मालिक की होती है। क्या इन जिन सेक्टर्स को अब आप ये कह रहे हैं कि हम किराए पर चढ़ा रहे हैं, तो इस पे सरकार का नियंत्रण होगा? सरकार बताएगी कि आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना है, ऐसा कुछ नियम है इसमें? देखिए काव्या जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जो मन में जो शंकाएं होनी चाहिए उसको चर्चा कर कर उसे दूर किया जा सकता है। जो उदाहरण मैंने दिया था घर के बारे में, क्या जब हम किसी किराएदार को जब हम अपने मकान को देते हैं तो उनसे हम एक एग्रीमेंट कराते हैं, वो एग्रीमेंट में सारी बातों का जिक्र किया हुआ होता है और उस पर लिखा होता है कि अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे हमें असुविधा होगी तो हम आपसे मकान खाली करा लेंगे। ये आम बात है। ठीक इसी प्रकार से सरकार उनको किराए पे दे के पैसे जरूर ले रही है, लेकिन सरकार उनको पूरा नियंत्रण नहीं देगी, उसकी कुछ नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो एग्रीमेंट हम बनाएंगे उनके साथ, उस एग्रीमेंट में सारी बातों का जिक्र किया गया होगा कि हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि सरकार जब देने जा रही है तो उसे पता है कि उसके एसेट में क्या उपयोगिता हो सकती है, कितना मिल सकता है,
तो जैसे कि रेलवे की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेलवे से 1,52,000 लेकिन करोड़। एक सवाल राहुल आनंद जी, रेलवे तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल विभाग है, जहां से हमेशा प्रॉफिट आया है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा मैं कहती हूँ, वो रेलवे से ही चलता है। देखिए काव्या जी, पहली बार आपकी सरकार आने के बाद हमने सुना कि रेलवे नुकसान में चल रहा है, घाटे में चल रहा है रेलवे। काव्या जी, आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब मोदी सरकार जब सत्ता में आ रही थी तो उसके पहले ही मोदी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज पे भी जा सकता है, और उसको हमने साबित भी किया। और आज के डेट में वो जो हवाई मार्ग है उसमें गुणवत्ता का निखार आया, और आज बहुत सारे लोग गुणवत्ता के निखार के साथ दामों ने भी आसमान छुआ। पता चला आपको कि चप्पल वाला नहीं चढ़ पाया हवाई जहाज पे। अडानी एयरपोर्ट अभी हाल ही बना है, अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ का, राजधानी लखनऊ का। बता दीजिए कोई चप्पल वाला चढ़ गया हो हवाई जहाज पे तो। मैं बता रहा हूँ काव्या जी, मैं बता रुकिए, आऊंगी मैं आपके पास। कुंवर सिंह जी क्या कहेंगे? 6 लाख करोड़ का तो एक आंकड़ा इन्होंने रख दिया कि भविष्य में यह हमारे हाथ में होगा, किराए के सहारे हम इसको वसूल लेंगे, नियम कानून हमारे चलेंगे। लेकिन जब तस्वीर आती है सामने तो वो बिल्कुल विपरीत आती है। और मैं इसी बात को भी कहने वाली थी, इसलिए मैं मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में बैठाने वाले थे, तो जो एयरपोर्ट्स इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिए एक लंबे वक्त के लिए, उनमें तो मुझे तस्वीर नजर नहीं आई कि वो जो चप्पल वाला आदमी है वो चला जाए हवाई जहाज पे। आपको क्या लग रहा है, आगे की स्थिति जो किराए पे चढ़ाएंगे उनमें ये स्थिति नजर आएगी? काव्या जी, अर्थ बदलने से सार नहीं बदल जाता जी। आपने जितने मोनेटाइजेशन किए हैं दुनिया देख रही है, किस तरह से अडानी एयरपोर्ट का परिवर्तन हुआ और किस तरह से महामारी में लोगों को इन्होंने, अभी कुछ दिन पहले या सारी दुनिया में विश्वगुरु बन के ये चिल्लाते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जीवन यापन करा रहे हैं। तो इनको ये, जिनको 5 किलो अनाज नहीं खरीद सकते, उनको ये हवाई जहाज का सफर कराएंगे? ये तो सिर्फ जुमला। फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे कि देश बिकेगा नहीं। फिर ये क्या है, आपने नोटबंदी लागू करी तो उससे जो अरबों खरबों रुपया मिला वो कहां गया? आपकी जो भागीरथ योजना जीएसटी थी वो कहां घुस गई? आज आप देश की सार्वजनिक कंपनियों को बेचने की कगार पर हैं और बेचने के लिए नियम, कारण क्या है जान लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लेकिन कुंवर जी आपको एक मिनट रोकूंगी यहाँ पे, एक मिनट रोकूंगी आपको यहाँ पे। यहाँ बेचा शब्द का इस्तेमाल लेकिन इस बार नहीं किया गया। इस बार कहा हम बेच नहीं रहे, हम किराए पर चढ़ा रहे हैं। हमारा एग्रीमेंट है, जिस दिन चाहेंगे तोड़ देंगे और वापस ले लेंगे अपनी चीज। काव्या जी, जो योद्धा होते हैं रणभूमि में कौशल दिखलाते हैं, जो चतुर चालाक होते हैं बातों से काम चलाते हैं। अर्थ बदलने से सारांश नहीं बदल जाता। आप देख लीजिए 30 साल के लिए अडानी को जो इनने भंडार गृह दिए हैं, सेलो दिए हैं, हर साल 10% उनका किराया ये बढ़ा कर देंगे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या देश के कर्मचारियों की तनख्वाह भी आप हर साल 10% बढ़ा रहे हैं? या मैं एक उदाहरण दे रहा था तो आपने रोक दिया। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों का लाभ 2014 में 13 करोड़ 91,306,00,000 करोड़ रुपया था, जो घट के 2021 में 9,20,000 करोड़ रुपया रह गया। तो इनकी पॉलिसी है, पहले इसको घाटे में दिखाओ। 160 साल से रेलवे कांग्रेस के जमाने में और इनके वाजपेयी जी के जमाने में चल रहा था, कभी घाटे में नहीं हुआ, जबकि सारी सुविधाएं विकलांगों को, पत्रकारों को और सीनियर सिटीजन बहुत सारी सुविधाएं देते थे। आज इनने सारी सुविधा बंद कर दी और स्पेशल ट्रेन के नाम पर लूट मचा रखी है। मजदूरों को एसी का किराया देना पड़ रहा और ये कह रहे हैं कि हमने रेल को घाटे में ला दिया। भाई, रेल को आप डुबा रहे हो। पहले इनकी पॉलिसी है कि पहले घाटे में लाइए, जनता के सामने रोइए। लेकिन कुंवर जी, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इतनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर मैं रेल विभाग की बात कर लूं केवल, तो क्या लगता है आपको ये घाटे में जा सकता है? 135 करोड़ की आबादी में तकरीबन एक बड़ी आबादी ऐसी है, 50 से 80% में लोग कह दूं वो रेलवे से चलने वाले हैं।
उन 80% में भी 60% लोग हैं जो जर्नल या स्लीपर क्लास में चलते हैं। और एक तरीके से आप कहिए कि रीढ़ की हड्डी हम इसीलिए कहते हैं रेल मंत्रालय हिंदुस्तान की है, और ये बता रहे हैं कि वो नुकसान में चलता है। विश्व का इनको जानकारी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम है रेलवे, बिल्कुल। लेकिन गांवों में एक कहावत है कि जब अपना वारिस निकम्मा हो जाए तो उसे क्या कहिएगा। अपनी संपत्ति बेचकर आप बता रहे हो कि हमने ये किया, हमने 6 लाख करोड़ जमाए। आप धरी विरासत को, धरोहर को नहीं संभाल सकते। देखिए, देश में लोकतंत्र की हत्या करके अब पूंजीपति की सरकार बनी है। पर्दे के पीछे से आप 2014 में मोदी जी आए थे, मैं राहुल आनंद जी से भी पूछना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश के सामने लाना चाहता हूं। 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी हवाई अड्डे, हवाई जहाजों का जो इनने उपयोग किया था, उसका खर्चा किसने दिया था, ये आज तक नहीं बता पाए। 900 कार्यालय 10-10 तल्ले के ठोक दिए, ये आज तक नहीं बता पाए। इनके पार्टी का 7 साल में 22,000 करोड़ रुपया लाभ हो गया। अब मैं राहुल आनंद जी के पास जाऊंगी। राहुल आनंद जी, प्राइवेटाइजेशन बेहद जरूरी है, ये तो सब मानते हैं। जिन देशों ने विकास किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ ही उन्होंने फैसिलिटेट भी किया है, केवल प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के साथ जो फैसिलिटी जो दी जाती है, इसमें हमारी भी सरकार ने किया है, लेकिन क्या किया है? दुखद की बात मैं बता रहा हूँ। दुख की बात यह है कि जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़े और हमारे पास कोविड आया, उसके मद्देनजर वो सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, ये मैं भी इस चीज को मानता हूँ। लेकिन जो तैयारियां होती हैं वो धीरे धीरे दिखती है। आपने देखा होगा कि अगर स्टेशन की ही बात कर लें, जिस स्टेशन को प्राइवेटाइज किया गया, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था देखिए। जो स्टेशन आज आप देखती हैं और उसमें जो सुंदरीकरण जो दिखता है, जो सौंदर्यकरण का जो दृश्य दिखता है, वो भी इसी की देन है। जवाब आप जिस प्रकार से राहुल आनंद जी दे रहे हैं, सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी तीखा सवाल है इसके लिए। कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्था पटरियों पे फैली थी, स्टेशनों पे दिखती थी, उसको धीरे धीरे दूर किया गया, उसको दुरुस्त भी किया गया। और दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि 10% बढ़ा कर देंगे, तो कहीं भी किसी से भी अगर आप जब कमर्शियल रेंट करती है ना, तो वो हर साल किराए में 10% की बढ़ोतरी होती है। ठीक उसी प्रकार से स्टेशन की बात कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, उदाहरण दिया आपने, स्टेशन की बात कर लेते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब देंगे आप? रेलवे के सफाई कर्मचारी के वेतन कितना होता है, अमूमन कितना होता होगा? आकलन, कुछ आइडिया बता दीजिए। देखिए, आकलन कम से कम 8 से 10 हजार के रेंज का रहता है, और वो बढ़ते भी रहते हैं और घटते भी रहते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आप 8-10 राहुल आनंद जी 8-10 काफी नीचे ले आए अब रेलवे के सफाई कर्मचारियों का वेतन। अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या सरकार जो पैसा बहा रही है आम जनता का टैक्स कह करके कि हम रेलवे का काम कराते हैं, और वो रेलवे की पटरियों पर गंदगी थी, और अगर प्राइवेट सेक्टर आकर के उसको साफ करवा सकता है, उन पटरियों को चमका सकता है, तो सरकारी सेक्टर वो क्यों नहीं कर सकता था? किस बात की वो दुगनी तनख्वाह लेता है? मुझे इसका जवाब दीजिए। आज ठेके पे जिन लोगों को आप स्टेशनों पे प्राइवेट सेक्टर वाले रखवा रहे हैं, उनका वेतन 6, 7, 8 के ऊपर नहीं है, मैक्सिमम ले लीजिए 12 है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो सफाई का होगा, उसका वेतन 22 के नीचे नहीं हो सकता है। ये फर्क है। मेरी बातों को सुनिए, अब मेरी बातों को सुनिए काव्या जी। बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ जब आप मुझसे प्रश्न कीजिए तो उत्तर का भी इंतजार करना होगा। मैं बिल्कुल और बीच में इंतजार आप मुझे करूंगी, नहीं टोके तो बेहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जिस जोश के साथ आपने इस बात को कहा कि 22,000 रुपए उनकी तनख्वाह होती है, फिर भी वो नहीं कर पाते, आप इस चीज से संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं असंतुष्टि जरूर है। और आपने इस बात पे इसलिए जोर दिया क्योंकि आपने टैक्स दिया और वो पैसा वहां हुआ, वो आपको सुविधा नहीं मिली, तब आपने कहा। मैं इसका समर्थन करता हूँ, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है कि अगर नहीं, आप हाथों से काम नहीं करेंगे, आप अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक नौकर रख करके उसको कहेंगे मेरे हाथों से काम कराइए, तो ये हमारी गलती थोड़ा है। आपके हाथ है, आप स्वयं चलाइए। सरकारी महकमा, अब रुक जाइए राहुल आनंद जी, सरकारी महकमे को जिम्मेदारी दी गई है, तो सरकारी महकमा वो काम करा सकता था, क्यों नहीं कराया? प्राइवेट सेक्टर ने भी वही काम कराया, उन्हीं लोगों से कराया, कम पैसे में कमाया, पैसा भी कमाया,
लोगों को वेतन भी दिया, रोजगार भी दिया और साफ काम भी मिला। अब मेरी बात सरकारी सुनिए। जब स्टेशन था तो 10 रुपए होता था प्लेटफॉर्म टिकट। आज जरा प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस पता करके आइए, 50 रुपए के ऊपर है। अब मैं बोलूं, अब बोलिए। अब मैं बोलूं। बिल्कुल बोलिए। आप प्रश्न करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर होने तक इंतजार कीजिए, फिर आप मुझसे प्रश्न कीजिए। मैं आपके सारी सवालों का जवाब दूंगा। जरूरत पड़ेगा तो डिबेट को लंबा भी ले चलिएगा, मैं दिन भर बैठ कर प्रश्नों का जवाब दूंगा, थकूंगा नहीं। लेकिन बिल्कुल। थोड़ा सा मेरी बातों को भी सुनिए। सुनाइए। अब आ जाता हूं मैं इस पे। क्या मोदी जी को आकर साफ करना है? बिल्कुल नहीं। रिक्रूटमेंट निकलता है, लोगों की आपकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर आप काम करते हैं और आप उसका वेतन पाते हैं तो उसमें ईमानदारी आपकी परख होनी चाहिए। ये एक सराहनीय की बात है। दूसरी बात, जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं और पैसे बनाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है, एक हथौड़ा है। तीसरी बात, हमारे देश के अंदर मानव शक्ति की कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है, तो उसका उपयोग करना कैसे किया जाए ये प्राइवेटाइजेशन बताता है। और मैं आपको और बता देता हूं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म की आप बात कर रही हैं, मैं भी आम आदमी हूं, मैं भी जाता हूं, मुझे भी पता है, मैं भी गंदगी और साफ सफाई को महत्व देता हूं। तो अगर आपसे नहीं होता है तो वीआरएस की भी सुविधा सरकार ने की है। तो धीरे धीरे जो सिस्टम कांग्रेस के शासन में 12 बजे तक लेट नहीं, 2 बजे के पहले वेट नहीं की बात होती थी, अब ऐसा नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं, नहीं चलेगा ये। आपको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना ही होगा, तभी जाकर आप अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। सरकार का हथौड़ा है, थोड़ा अपना वेट काम करें, कर ही रहे हैं। सरकारी महकमे नहीं कर रहे तो क्या हो गया? प्राइवेट वाला तो कराएगा, इसी का ठेका लेके तो बैठा हुआ है। वो तनख्वाह आधे में करेगा, नहीं तो करेगा क्या? कुछ तो करेगा ही। देखिए, देश को चलाना ही है। अब कोई भी चलाए, सरकारी महकमा चलाए चाहे प्राइवेट सेक्टर चलाए। देखिए, जो काम करेगा काव्या जी कुंवर वो सिंह इनाम जी, भी पाएगा। कुंवर सिंह जी, ये कौन सी बात हुई? ये तो मैनेजमेंट पावर की बात होती है कि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री जी को मैंने नहीं कहा कि आके साफ करवाएंगे। वो प्रधानमंत्री जी का काम देश चलाना है, पटरियों को देखना नहीं है। रेल मंत्रालय इसलिए बनाया गया है, बड़े बड़े आला अधिकारी बैठते हैं उसमें। जरा जाइए, कितनी बड़ी हायरार्की है, जरा फॉलो करके देखिएगा किसी दिन। एक पन्ना साइन करवाने के 50 लोगों के पास दौड़ा देते हैं। इतनी बड़ी हायरार्की का काम है उस पटरी पर नजर दौड़ाना। काव्या जी, 12 लाख कर्मचारियों पर जो राहुल जी ने कहा वो जोरदार चमाचा है। जो रेलवे के 12 लाख कर्मचारी एम्प्लाई हैं, उनको ये कह के कि निकम्मे हैं, नकारा है, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं। तो 12 लाख कर्मचारियों पर जूता मारा है भाजपा सरकार ने। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रम में 30 लाख कर्मचारी एम्प्लाई देश के अंदर हैं। यदि सारे लोग निकम्मे थे तो 70 साल में जो देश ने विकास किया, ये जो आज हवाई जहाज बना के और बोल रहे हैं हम बेच रहे हैं, वो हवाई अड्डा उन्हीं कर्मचारियों ने बनाया है। ये रेलवे की पटरियां उन्हीं कर्मचारियों ने बिछाई है। ये रेलवे स्टेशन उन्हीं कर्मचारियों ने बिछाया है, जिनको ये नकारा निकम्मा कह रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस सारी साजिश के पीछे पूंजीपतियों का हाथ है और देश पूंजीपतियों के हाथ, देश की सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली हो गई है। दूसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन में बदल जाए। आज देश के हालात देखिए। देश में बीजेपी किस तरह से लोगों को लालच देती है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो, भाजपा सरकार में आके वो राज्यसभा सदस्य हो जाए। चाहे सीएजी विनोद राय जी का हो और चाहे आप ईडी के रामेश्वर सिंह जी को देखिए, वो भी बीजेपी में आने की जुगत में है। तो सारा कुछ बीजेपी में समाहित हो। देश के संवैधानिक संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनको आप जो कहते हैं कि हम प्राइवेट किराए पर दे रहे हैं, तो किराए पर आपने जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका क्या? लोग आज भी 15 लाख के इंतजार में है, उसका क्या? एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपने भारत की राजनीति में सियासत पर और सत्ता की कुर्सी पर आप काबिज रहे हैं। जिन लोगों को बेकारा, नाकारा, निकम्मा, आलसी और अनरिस्पॉन्सिबल, ये सारे शब्दों से जिन्हें सुशोभित किया गया है, कल के दिन अगर इनकी सरकार, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों जाएगा तो लिखित है कि उनकी सरकारी नौकरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें कोई सरकार बैठ के घर पे पैसा तो देगी नहीं। यही लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे और उस दिन इन्हीं लोगों का काम बहुत खूबसूरत लगेगा। तो क्यों जब ये सरकारी महकमे में है तब इनसे काम नहीं कराया जा सकता? तब जरूरी इनको सरकारी दबाव बना के बैठाना अपने घर पे? काव्या जी, जब देश साजिशकर्ता के हाथ में हो, देश की सरकार
किसी की कठपुतली हो। भाई वही कर्मचारी जब आप प्राइवेट करें, देश में एक और चीज है, देश में आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने संविधान पे रखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये आरएसएस जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सदस्यता के और बिना ऑडिट के संगठन चल रहा है, उसका मूल सिद्धांत है कि देश की संपत्ति और देश की सार्वजनिक उपक्रम चंद पूंजीपतियों के हाथ में हो। ये आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। जब सरकारी उपक्रम खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म, और इनकी जो साजिश है देश को गुलाम बनाने। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, सबसे पहले उसने आर्थिक, जहां से आर्थिक उपलब्धि थी उस पर कब्जा किया था। तो ये देश के सारे आर्थिक उपलब्धि वाले आर्थिक जगत को ये आज निजीकरण के हाथों में दे रहे हैं, और जब सब निजीकरण हो जाएगा तो देश फिर गुलामी की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो देश पछता रहा है, देश इनकी नीतियों को देख के आज भी पछता रहा है। महंगाई देख लीजिए, आज ये जो कह रहे हैं ना, तो ये महंगाई इनकी रोक नहीं पा रहे हैं ये। और महंगाई इस कदर है कि गरीब आदमी 5 किलो अनाज नहीं खरीद पा रहा, उसको 900 का सिलेंडर देंगे। ठीक है। अब राहुल आनंद जी के पास, राहुल आनंद जी, एक सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, पूरा आपको 2 मिनट का वक्त दूंगी, आप कहिएगा। मैंने अभी बिल्कुल क्लियर सवाल किया कि जिन लोगों से प्राइवेट सेक्टर काम करा सकता है, वो भी यहीं से आए हैं मंगल ग्रह से, तो उनको लाया नहीं जाता, वो भी इसी भारत के नागरिक हैं और वो काम यही करते हैं, वही जो वर्क उनका वहाँ होता है, काम कागजों पर वही काम यहाँ भी होता है, जो धरातल पर वहाँ होता है वो यहाँ भी होता है, सेम काम होता है, लेकिन काम में डिफरेंस जो नजर आता है, उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि कारीगर जिम्मेदार नहीं है, वर्कर जिम्मेदार नहीं है, अथॉरिटी जिम्मेदार हो सकती है, वो काम करा नहीं पा रही है। काव्या जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट का समय मिला, मैं जल्दी ही इसको खत्म करूंगा, सारे सवाल के जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो कांग्रेस के जो कुंवर जी हमारे पास बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही कि नकारा निकम्मा कहकर सारे लोगों पे तमाचा मारे हैं, तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी की जो आज स्थिति है, क्या ये सारे कांग्रेस नेताओं की स्थिति है? बिल्कुल नहीं। कोई एक खराब है तो सब खराब नहीं है, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन आप उसको सराह कर आगे ले चलिए, लेकिन आप उसके चक्कर में, उस जीरो के चक्कर में बाकी हीरो को छोड़ दीजिएगा, ये आपकी गलती है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। दूसरी बात, जो इच्छा शक्ति की कमी होती है, काव्या जी ने एक प्रश्न पूछा कि अथॉरिटी की हो सकती है, मैं आपके इस सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अथॉरिटी की हो सकती है, वहां की इंचार्ज की हो सकती है। जो स्टेशन मास्टर बैठा है, वो स्टेशन मास्टर के अंदर में जितने सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, उनकी ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से काम कराते हैं। नहीं कराते हैं तो उनको सो कॉज होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, यही होना चाहिए, तभी जाकर पता चलेगा कि गुणवत्ता कैसी आएगी। मेरे पिताजी स्वयं सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने भी अपनी बेहतर दिया, पहले और अब में के स्थिति में काफी ज्यादा समानता नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। उनको पता है कि 10 बजे जाना है तो 6 बजे तक मुझे रहना है, ये एक पकड़ होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कर्मचारी एम्प्लॉय के अंदर कि ये हमारा काम है, इसे हमें करना है। और सरकार ने तो जो प्रोविजन दिया है, वो किसी के लिए सरकार दबाव नहीं बनाती है, लेकिन जो कमजोरी थी उसको दूर कर रही है। मैं आपको यहाँ पे एक बात के लिए रोक रही हूँ, जिस कर्मचारी के लिए आप 10 से 6 का समय बता रहे हैं, वो कोई भी सेक्टर का आदमी हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, सबको अपना समय पता होता है। अगर आप समय से पहले अपनी सर्विस को छोड़ करके जा रहे हैं, ऑन ड्यूटी से आप वर्क हटा रहे हैं अपना, आप घर चले जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप ड्यूटी पर नहीं हैं, तो सजा का प्रावधान सबके लिए होता है, चाहे पब्लिक सेक्टर का आदमी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का आदमी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी हो, हाफ डे सबका लगता है। नियम तो एक ही है ना, इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है। मैं क्या बार बार इस बात को कह रही हूं, कामगार एक ही है, एम्प्लॉय एक ही है, वही आदमी जिसको आप कह रहे हो कि उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या, तब तो उससे जो सीनियर बैठा है वो कहेगा ना कि जनाब आपकी 10 से 6 की ड्यूटी, अगर आप उससे पहले गए तो आपकी हाफ डे मैं लगवा दूंगा, 800 रुपए मिलना है, 400 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, इससे ज्यादा आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, वो खुद रुकेगा। बिल्कुल होना चाहिए, यही चीज को तो अंदर से अनुसरण करने की आवश्यकता है। अगर कहीं कुछ हथौड़ा, अगर लोहा गर्म होता है और हथौड़ा पड़ता है कहीं भी, तभी जाकर वो शेप में आता है, ठीक वही चीज है। सारे लोग अब पहले के तुलना में अभी काफी अच्छी स्थिति है सरकारी कर्मचारियों की, मैं इस चीज को मानता हूं। और दूसरी बात है,
इन्होंने एक कुंवर साहब ने एक बात कही आरएसएस को लेकर कही, तो शायद आपको मैं एक चीज का स्मरण करा देता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आरएसएस का होना इस देश के लिए काफी आवश्यक है, और मौका मिलता तो वो भी इस चीज को करते। उनकी जीवनी में ये बात लिखा है, आप इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। आप खुद ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको भी पता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आरएसएस से क्या नुकसान है? क्या कहीं कोई दंगा करा देता है? कुछ नहीं, बस आपको एक चीज रटा दिया गया है। आरएसएस की बात ही नहीं है। आरएसएस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर एक अलग मुद्दे पे चर्चा करेंगे। यहाँ मुद्दा केवल इतना सा था कि जिन 6 लाख करोड़ रुपए को आप गिना रहे हैं, किराए की गिना रहे हैं। मेरा सीधा कहना था, और अच्छे से अनुशासित बात को मानते कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को करा सकती है, ये मैनेजमेंट का एक रूल है। आप अगर मैनेजमेंट की किताब को उठाएंगे, पलटेंगे, तो उसमें एक ही रूल आता है कि जो हायरार्की चलती है, जो क्रम अनुसार जो प्रोसीजर लगाया गया है कि पहले निचले स्तर का कर्मचारी आएगा, उसके बाद उसके ऊपर आएगा, उसके बाद जो है सुपरवाइजर आएगा, फिर मैनेजर आएगा, फिर मैनेजर के ऊपर हायर अथॉरिटी आएगी। तो ये एक दूसरे के काम को चेक करने के लिए लेवल्स बनाए गए हैं। आप जो मेरे को फॉर्मेट बता रहे हैं वो ऐसा लग रहा है एक प्लेटफॉर्म पे सब है। मन है सफाई कर्मचारी का, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो घर जाएगा। मैनेजर का काम है, करेगा तो नहीं करेगा, जैसे घर जमाई आ रखे हैं, आएंगे जनाब, बैठेंगे घर पे, जो मन है वो करेंगे। इसीलिए शायद ये शब्द जो है, मैं इस शब्द को अपमानित नहीं कर रही हूं, लेकिन आप बहुत बढ़िया तरीके से राहुल आनंद जी जानते हैं, यूं ही सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दामाद नहीं कहा गया। जिस तरीके के आओ भगत, जब मन चाहे आप आइए, आपका मन है काम करिए, आपका मन है नहीं काम करिए, क्योंकि आपको पूछना ही नहीं है। सरकारी विभाग को मतलब ही नहीं है कि दिन भर में तुम्हारा टारगेट ही नहीं है कि तुम्हें इतनी फाइल का काम निपटा के खत्म करना है। ये काम इतने ड्यूरेशन के अंदर हो जाना चाहिए। जिस दिन गवर्नमेंट सेक्टर ये प्रोसीजर शुरू कर देगा कि टारगेट बेस पे वर्क करना शुरू करवा दे कि एटलीस्ट आप एक दिन में 20 फाइलें तो खत्म करिए, ये काम तो निपटा के दीजिए। वो फाइलें पता चला 3 साल हो गई, एक फाइल लेकर के वो आदमी बेचारा जो चप्पल की 150 जोड़ियां बदल चुका है, वो उसी फाइल को लेकर के घूम रहा है। वो फाइल का काम नहीं निपटेगा। तो सीधी बात है, आपकी सरकार हो चाहे आपका विभाग हो, मंत्रालय हो, उसकी थूथू तो होगी ही। और प्राइवेट सेक्टर से लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का, सुनिए, प्राइवेट सेक्टर का जनसेवा से कोई लेना देना नहीं होता। ये उसकी डेफिनेशन में कहीं शब्द नहीं लिखा गया कि उसका जनसेवा से कोई लेना देना है। जनता की मजबूरियों से उसका कोई वास्ता नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर देखती है स्थितियां कि हमारी जनता कितना दे सकती है, उस अनुसार हम किराया रखेंगे, उस अनुसार हम चीजों को उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उस हिसाब से। इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर पर आज भी विश्वास करते हैं, वो 150 जोड़ी चप्पल बदलने के बावजूद। और अगर आप उन 150 जोड़ियों की अभी तक जो है कदर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। कुंवर जी, लास्ट स्टेटमेंट लूंगी आपसे, 10 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब देश में नीति और नियत अच्छी ना हो तो कैसे देश चला पाएंगे आप आज इन्होंने अपने पिताजी का उदाहरण दिया, तो ऐसा काम मत करिए। देश में आज भी सरकारी तंत्र को पैसा देकर लाभ लेता है, कोई फ्री में कोई गरीब आदमी नहीं जाता है, वो भी रेलवे का टिकट का पैसा लेता है। और मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में 8800 करोड़ रुपया रेलवे लाभ में था, लेकिन उसको घटा के 2600 करोड़ रुपए के लाभ में घाटे में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नीति और नियत अच्छी नहीं है, और ये देश उपदेश लोगों के कर्मचारियों पर देना कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये कर्मचारियों का भी अपमान है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि देश की शक्ति को, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। और राहुल आनंद जी, लास्ट स्टेटमेंट 10 सेकंड। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देश को विकास में किसी को भी बाधा नहीं बनना चाहिए। हर कोई अपना मौलिक और कर्तव्य और अपनी कार्य की निष्ठा की भावना से आगे बढ़े, तभी जाकर हमारा देश विकास करेगा। और जो सर्वाधिक संपत्ति है, जो डेट पड़ी है, उससे अगर कुछ पैसा आकर अगर विकास में लगता है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए और बेहतरी के लिए हमें कल्पना करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है। आज भी इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि तेजस जो है एक नई सुविधा जो है आम जनमानस तक रेलवे के जरिए पहुंचाई गई थी, लेकिन उसका किराया इतना ज़्यादा था जितना फ्लाइट का होता है। लोगों की आज ही पसंद तेजस नहीं है। आज भी लोग सरकारी ट्रेन जो चलती है उसे ही प्रेफर करते हैं दिल्ली जाने के लिए। उसका कारण 1200 रुपये किराया कोई नहीं दे पाएगा, 500 रुपये का किराया चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। इस बात को कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा, प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे केवल लाभ से मतलब है।
आम जनमानस की समस्याओं से नहीं मतलब है। ये अलग बात है कि वो अपना एक क्राइटेरिया अलग कर ले और या फिर उनमें वो एक कोई फॉर्म ले आए जिसमें वो कहे कि हम प्राइवेट सेक्टर के लिए में भी रखेंगे। इसीलिए एक बड़ा उदाहरण टाटा हमेशा से एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्राइवेट सेक्टर में रहा है, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए वही फैसिलिटीज दी जो एक गवर्नमेंट सेक्टर देता है। इसीलिए वो बेस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक का एग्जाम्पल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैसिलिटीज हैं वो दे सकता है।